ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी बात आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? ये पेज नंबर है 2399 एक लेबर के घंटे का रेट बताएं। 250 आंसर बताएं। थाउजेंड में बताएं। फाइनल करें, फाइनल सोचो सोचो। मिलियन में बता दें यार। 5.99 और एक बटा क्या हो गया, आप 6 लिख लो। ठीक है सर, ओके। वेरिएबल एवरेज करवा कर लेना सर, कर लें। वेरिएबल एवरेज कैसे करूं? लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट? 5.99 इनटू लेबर आवर्स का या लेबर कॉस्ट का? 240%, 14.39। कर क्या रहे हैं इस वक्त हम? नहीं मतलब एक रिवाइज करने जरा, इस वक्त डिसीजन हो क्या रहा था? एक ऑर्डर की एक्सेप्टेंस का डिसीजन हो रहा और हम रेलिवेंट कॉस्ट निकाल रहे हैं। फिक्स कॉस्ट लिखवा, फिक्स्ड ओवरहेड्स अप्लाइड रेट की बेस पे पेज नंबर 65 निकालना। पेज नंबर 65, फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलिवेंट होते हैं कब होते हैं? इंक्रीमेंटल हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, एडिशनल हो, इंक्रीमेंटल हो, रेलिवेंट होते हैं। लेकिन ढूंढे ही हमने एक सेंटेंस ऊपर लेबर से नीचे थोड़ा सा, पेज नंबर 65। वेरिएबल एवरेज रेलिवेंट होते हैं लेकिन जनरल एवरेज बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट रेलिवेंट प्लीज नहीं होते। लिखें आगे। वैसे तो मेरे ख्याल याद आना चाहिए, काफी दफा बात हो चुकी है, लेकिन पेज नंबर लिखना साथ में, पेज नंबर 65। आगे ढूंढो। ये क्या है जी? 4 मिलियन, इसकी ट्रांसलेशन करें जो समझ आती है। प्लांट को किधर लेके जाके किधर वापस लाने का खर्चा, किसके लिए प्रिपेयर करना और किसके लिए फिर रीसेट करना। ट्रक्स के लिए प्रिपेयर करना है और कार्स के लिए फिर वापस लेके आना। रेलिवेंट है? अगर ऑर्डर ना मिले तो फिर करेंगे, लेकिन कब खर्चा होगा ये? रेलिवेंट है तो प्रिपरेशन एंड रीसेटिंग कॉस्ट। कितने पैसे? लग ऐसे रहा फिक्स है लेकिन इंक्रीमेंटल फिक्स है। एक टोटल अमाउंट दी हुई 4 मिलियन, रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट ही लग रही है, मतलब यूनिट्स के साथ वेरी नहीं शायद कर रही। एक टोटल खर्चा, ये ऊपर वेरिएबल रेट्स कितने हैं? 14.3। और बेटा आपका भी ठीक है, मेरा भी यकीन माने ठीक है, आपके आवर्स थोड़े से डिफरेंट आ गए क्योंकि आपने राउंड ऑफ डिफरेंट किया है यार। आपके घंटे हैं 2 समथिंग यार, तो हमारा भी ठीक है यार। क्या हो गया? आपका 5.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, हमारे 6 घंटे आ गए यार। ये क्या हो गया यार? ना करें यार, खुद आगे नहीं, ना करें, आगे चलें सर। असल मसला और है सर, ना आप काटें ना हमारे से कटवाएं यार। बिस्मिल्लाह पड़े सर, आगे ये नहीं, मेरी फिगर ठीक है जिन्होंने ये 240% मेरी इस फिगर की बेस पे 14.39। जी और बताइए कुछ। नहीं यहाँ तक जरा इकट्ठे हो जाए, एक चीज और है मैं बताता हूँ, एक चीज और छुपी हुई दिखाता हूँ। यहाँ तक ठीक है, चले फिर रुक गए जहाँ भी है। सेकंड पैराग्राफ में
सेकंड पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस पढ़ो। Dell had expected to earn significantly high margin of this order on this order and had planned to, ये जो ऑर्डर है ये नॉर्मल प्रोडक्शन रोक के करना है, तो नॉर्मल प्रोडक्शन की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो फिर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी इस ट्रक के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। अपना जरा एक सेकंड आंसर देखें। तकरीबन 22,000 या 23,000 समथिंग घंटे हमने लगा देने हैं इस ट्रक वाले ऑर्डर को। लग रहा है, ये दोबारा देखें ये 2 लाइंस, लग रहा है कि शायद हमारे पास अदरवाइज कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, हमें अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन को रोक के ही ये काम करना पड़ना है। तो जो नॉर्मल प्रोडक्शन में हम कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं वो फिर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी इस ऑर्डर की। तो कितने घंटे इस ऑर्डर को लगने? 23,998 घंटे लगने हैं। अब हमें ये वर्किंग करनी है कि इस टाइम पीरियड में कितने कार रेडिएटर्स बन सकते थे जो नहीं बन सकेंगे, और उसकी वजह से जितनी फिर कंट्रीब्यूशन हम कमा सकते थे वो कंट्रीब्यूशन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दिस ऑर्डर बन जाएगी। बात समझ आती? एक सेकंड दोबारा पढ़ने क्या लिखा हुआ, क्या करने के लिए क्या रोकना? इस ऑर्डर के लिए हमें नॉर्मल प्रोडक्शन को रोकना। तो कितनी देर के लिए रोकना पड़ना है? इन घंटों के लिए रोकना पड़ना है। तब इन घंटों में हम गाड़ियों के कितने, कार के कितने रेडिएटर बना सकते थे वो फिर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो एक और लाइन, एक वर्किंग मेरे पहले वर्किंग नंबर 3 हो जाएगी शायद। hours utilized for truck radiators. hours utilized for truck radiators बताएंगे कितने? अच्छा काइंडली जिनके 22,000 समथिंग है वो 22,000 भी काइंडली लिखें, कोई इशू नहीं है यार, इन चीजों को खत्म करें यार, ये खौफ खत्म करें, कोई इशू नहीं है वाला। जिनके पास जो जितने जितने घंटे कैलकुलेट हुए हैं वो लिखेंगे। hours utilized for car truck radiators जी 23,998। मैं वो फिगर्स लिख रहा हूँ तो मुझे लिखवाई थी पहले। अब हमें ढूंढना क्या है? hours required to produce one car truck, वो sorry, to produce one car radiator। एक पहले एक पता चल जाए फिर हम देख लेंगे ना इसमें कितने बन सकते थे। hours required to produce one car radiator, डेफिनेटली शॉर्ट वर्ड्स में hours पर कार रेडिएटर। ये वर्किंग आपने करनी, ढूंढना। hours required to produce one car radiator, ये चल रहा है मेरे साथ। फर्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे वहां से मिल जाना ये डाटा। hours पर कार रेडिएटर 2 लाख के यूनिट्स ऑफ कार रेडिएटर्स पर एनम। कितना टाइम पूरे साल में अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 500 बंदे लिखें, 500 इंटू 180 करें, लेकिन 180 पर मंथ आवर्स है, इंटू 12 करें, 108000 आवर्स अवेलेबल हैं। कितने रेडिएटर बनने हैं? 2 लाख रेडिएटर्स पर आवर आपने बताने हैं या आवर्स पर रेडिएटर बताने हैं? कंसंट्रेट यहाँ बताएं किसको किससे डिवाइड करेंगे? आवर्स पर रेडिएटर निकालने, पहले आवर्स लेंगे फिर रेडिएटर्स लेंगे। तो कितने आवर्स, कैसे ये फिगर सॉल्व? दोबारा बोल दें, 500 क्या है? implies 180 hours per month into 12 is equal to 1080,000 divided by
2 लाख ऑल्टरनेटिवली भी कोई तरीका है वैसे वर्किंग का? नहीं ऑल्टरनेटिवली मतलब 2 लाख के पर एनम है ना, इसको भी डिवाइड बाय 12 कर सकते हैं, तो या उसको भी डिवाइड बाय 12 कर दें पर मंथ के लिए, या फिर पर एनम बना लें। ये क्या आंसर आ रहा है? 5.4 क्या है? कार्स, आर्स, आर्स पर यूनिट पर कार रेडिएटर। कंसंट्रेट करें सर, ये माइंड अप्लाई करते रहे। नहीं फैसल ये बिल्कुल ठीक आपने किया, लेकिन ये हमेशा चाहिए नहीं। 1 घंटे में तो यकीनन 0.185 समथिंग रेडिएटर बनेंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि 1 घंटे में कितने बनेंगे, सॉरी एक रेडिएटर को कितना टाइम चाहिए, एक रेडिएटर को कितना टाइम चाहिए। ना प्लीज जी फैसल, रेडिएटर्स पर आर की यहाँ इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि हमें हमारे पास आर्स अवेलेबल है, तो हमने ये देखना है कि इन आर्स में कितने रेडिएटर्स बन जाएंगे। ये ठीक है, वो वर्किंग बिल्कुल सही कर लिया जी सर। आप यहाँ से फर्दर वर्किंग बताएंगे क्या हो सकती है? नंबर ऑफ कार रेडिएटर्स जो हम बना सकते हैं, अगर ये टाइम कहाँ लगाने की बजाय कहाँ लगाया जाए, तो हम कितने कार रेडिएटर्स बना सकते हैं, कैसे वर्किंग करो? 23998 मल्टीप्लाइड बाय एक और एंगल से देखें, एक यूनिट को 5.4 आवर्स लग रहे हैं, क्या इन घंटों में कम रेडिएटर्स होंगे या 23,000 से ज्यादा बन जाएंगे? ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए जरा। एक रेडिएटर को 5 घंटे तकरीबन लगने हैं, तो कम बनेंगे इन कंपैरेटिवली, घंटे ज्यादा होंगे और रेडिएटर कम होंगे। क्या करूं जी? 23998 डिवाइड बाय 5.4 इज इक्वल टू 4444। और काइंडली वो परेशान ना हो हजरात जिनका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हमसे आर्ज में, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपके रेडिएटर्स हैं तकरीबन 4.4194, तो आपका कोई इशू नहीं है। इसको स्टोरी को चला लें जरा, ये है क्या वैसे? अगर कहाँ टाइम ना लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए तो क्या होगा? अगर ट्रक रेडिएटर्स को टाइम जो देना है वो ना लगाया जाए ट्रक रेडिएटर्स को, और लगा लिया जाए कार रेडिएटर्स को, तो कितने रेडिएटर्स बन जाएंगे? तो क्या इन रेडिएटर्स की कंट्रीब्यूशन पता है हमें? अब एक और वर्किंग करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर कार रेडिएटर वर्किंग करनी है सबने जी, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन भी है, कंट्रीब्यूशन पर कार रेडिएटर। सॉल्व करें प्लीज, सॉल्व करें। जी ठीक है जी। वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे आएंगे? कार रेडिएटर्स का 150% रेट दिया हुआ। हाँ जी 1350 13, ये फैसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1350 मल्टीप्लाइड बाय 150%, 1.5 इज इक्वल टू
2025 2025 एंड फाइनली सेल प्राइस में से लेस करके 8625 नहीं, वो आपने सम किया इसका, देख लो फिगर दरअसल ठीक है 8625 में कंट्रीब्यूशन पर कार रेडिएटर आगे फिगर ये फाइनल करें सर। अब कार रेडिएटर्स आए 444 क्या करना लास्ट टाइम, रॉ मटेरियल कैसे आया जी, रॉ मटेरियल कैसे आ गया बताइए, रॉ मटेरियल कैसे आ गया, गिवन है यार 3000 गिवन है यार, ये फाइनल आंसर सर नहीं यार, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, अगर हम कार रेडिएटर्स की बजाय ट्रक रेडिएटर्स पे जाएंगे तो कितनी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, 444 मल्टीप्लाइड बाय 8625 मिलियन में बताया आंसर 38.3 आपका 36.17 समथिंग आ रहा होगा, तो परेशान ना होइएगा, अपनी फिगर वही लिखें जो लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है प्लीज, क्या हो रहा है जरा बोल दें दोबारा फाइनली क्या हो रहा है, क्या मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बोल दे पूरा बोल दे। नहीं फिक्स कॉस्ट अगर उधर नहीं तो फिक्स कॉस्ट का टोटल तो वही रहना है, इन पे नहीं इन पे डिवाइड होने की बजाय टैक्स पे डिवाइड हो जाएगी, सम सेम रहेगा, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है उसका सम तो एज इट इज रहेगा, तो इधर की बजाय टैक्स रेडिएटर पे चार्ज हो रहा है, नहीं और अगर आप कुछ भी नहीं बनाएंगे फिर भी वो खर्चा होगा, ट्रक रेडिएटर्स बनाए ना बनाए, कार रेडिएटर्स ज्यादा बनाए कम बनाए, उसका सम तो सेम रहेगा ना, तो हमारे डिसीजन में रेलिवेंट नहीं है, उसने इनकम तो होना, अगर आपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फाइनली बनानी हो उस एंड में फिर आप लिखेंगे अपनी फिक्स कॉस्ट, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन इस डिसीजन में शायद रेलिवेंट नहीं है। ये 38.3 आ गया जी सबका, अब क्या करना है इसका, नहीं ये मतलब अब कैसे कहाँ लिखना है, एक लिस्ट बन रही है ना, तो जहाँ 4 मिलियन आया उसके नीचे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग कार रेडिएटर्स, $38.3 प्लस करो माइनस, जाना चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई, टोटल खर्चे में शामिल हो जाएगा ना, कहां से नहीं कमा सके तो अब कहां से कमाएंगे, कार रेडिएटर से अगर नहीं कमा सके तो अब ट्रक से कमाएंगे, ट्रक रेडिएटर से कमाएंगे, ये टोटल एलिमेंट कॉस्ट आ गई 117.68, ये एक लास्ट स्टेप रहता है, डिसीजन लेना है अपने के ऑर्डर एक्सेप्ट करें या नहीं, होता इतना तो खर्चा होना है, क्या कुछ मिलना भी है हमें, टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू कितने का रेडिएटर होंगे 4000, टीआरयू को बेचने हैं या एनटीआर को फाइनली, एनटीआर ने प्राइस क्या कोट की हुई है तो इनटू 40,000 पर रेडिएटर, आंसर 160 मिलियन, डिफरेंस लेना, कुछ प्रॉफिट हो रहा,
42.32 कंक्लूड करें। क्या ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? इट रिजल्ट्स इनटू एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 42.32 million. Dell should accept the order from Dell should accept the order from NTL. Any confusion, sir? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया आप लोगों ने? जी अगर कंप्लीट कर लिया तो इससे पीछे पेज पे एक क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना जरा। ये 3 है 4? क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना जरा। चेयर कंपनी। ये कार रेडिएटर नहीं बना रही इसलिए तो ऐड हुई है ना। कार रेडिएटर्स ना बनाने की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो फिर आपको रिकवर करना ना ट्रक रेडिएटर से। ठीक है जानना सर। ये पेज नंबर कौन सा है? 237 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। ये ठीक है जानना मत। ट्रक रेडिएटर्स बनाने की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है कार रेडिएटर्स पे, वो फिर कार रेडिएटर्स का जो लॉस है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रक रेडिएटर्स है। ट्रक रेडिएटर्स की तरफ जाने का नुकसान हो रहा है। ये सर ये क्वेश्चन पढ़ने लगे, इसमें कोई सच नई चीज नहीं है, लेकिन शायद सब कुछ दोबारा सही रिवाइज हो जाएगा, तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। Chair company has developed a new type of luxury car seat. The estimated labor time for the first unit is 12 hours, but a learning rate of 75% is expected for the first 8 units. The cost of labor is 15 per hour. The cost of material and other variable overheads is expected to total to 30 per unit. ना इसको प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं, वजह बोले। प्राइम कॉस्ट कैसे कहते हैं? ना इसे कन्वर्जन कॉस्ट कह सकते हैं, वजह 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 वो लेबर ओवरहेड होती है। ना इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं, वो क्यों? लेबर मिस होने की वजह से कुछ भी नहीं से कहा जा सकता, लेकिन ये बहरहाल किस किस का सम है? मटेरियल और ओवरहेड्स वेरिएबल इकट्ठे हुए। Chair company plans on pricing the seat by adding 50% markup to the total variable cost per seat. अंडरलाइन करना है, किस में क्या ऐड करके क्या बनता है। व्हाट इज 100? सोच के कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज 150? सेल प्राइस। व्हाट इज 50? सोच के नहीं, मार्कअप तो है इसीलिए तो 100 हमने कॉस्ट को कहा। मार्कअप की वजह से, बल्कि उसने आगे एक्सप्लेन कर दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर सीट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर सीट 100, 50 अगर जमा हो जाए तो सेल प्राइस। व्हाट इज 50? पेज नंबर 17 होना। 17 बल्कि शायद 16 का आखिरी लाइन है। एक नसीम प्राइवेट लिमिटेड है, देखिएगा कौन सा सवाल पेज है। 17 है 16 है? 17 ही है, लेकिन उसकी बिल्कुल लास्ट टाइम में चले जाए, आखिरी लाइन पढ़े क्या लिखा हुआ। कंपनी फिक्सेस
इट्स सेल प्राइस, व्हाट इज 100 सोच के, वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज 125 सेल प्राइस। इसके इर्द गिर्द बड़ी लंबी सी स्टोरियां लिखी होंगी अपनी राइट स्लाइड लेफ्ट साइड, ढूंढ के बताएं व्हाट इज 25 कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज 100 variable cost, what is 125, what is the name of the difference between sale and variable cost, contribution। प्रॉफिट नहीं कर सकते तुम, अगर वेरिएबल वर्ड ना लिखा होता तो व्हाट इज 100 कॉस्ट, व्हाट इज 125 सेल प्राइस, और कॉस्ट का मतलब होता है फिर वेरिएबल भी और फिक्स भी, तो डिफरेंस शुड बी प्रॉफिट। वापस आए, व्हाट इज 100, व्हाट इज 100, what is 150, what is 50 contribution, what is 50 contribution, what is remaining 50, 100 minus 50, nothing, nothing। 100 में प्लस होना, 100 किसको कह दिया हमने, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 50 सेल प्राइस बन जाएगी। तो अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो आप सेल प्राइस निकाल सकते हैं। सेंटेंस और पूरा पढ़े, लेकिन चेयर कंपनी plans on pricing the seat by adding a 50% markup on the total variable cost per seat, with the labor cost being based on the incremental time taken to produce the 8वां यूनिट। 8वें यूनिट को बनाने में जो एडिशनल टाइम लगेगा उसकी बेस पे जो लेबर कॉस्ट होगी वो आपने कंसिडर करनी है वेरिएबल कॉस्ट में। पूरा सेंटेंस अब दोबारा एक दफा हो जाएगा, व्हाट इज द पूरा मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, अपने आप को सुनाए फिर मैं एक दफा दोबारा बताता। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस किस का सम होती है, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। 230 ढूंढने से पिछली लाइनों में, इसी इधर इधर 230 के इसमें लेबर मिसिंग है, इसमें लेबर अब लेनी है तभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगी, लेकिन लेबर किस यूनिट की लेनी है, 8वें यूनिट की जो लेबर कॉस्ट है उसे वेरिएबल कॉस्ट में शामिल करना। समझ आ गई बात। रिक्वायरमेंट देखें, कैलकुलेट द प्राइस विद द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू चार्ज फॉर द न्यू सीट, और आपको एक लर्निंग इंडेक्स का आंसर बताया हुआ -0.415 है। गेम सिंपल ही लेकिन करा देंगे। क्या इकट्ठा करेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट अगर आ गई वो 100 हो जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट से इकट्ठी करना। चेयर कंपनी, मटेरियल एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, ये फिगर तो 230 गिवन है, कर लें सर जी, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी कर लें। मटेरियल एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड्स 230, अब इसमें लेबर अभी ऐड होनी है, लेबर कॉस्ट किस यूनिट की ढूंढनी बात, 8वें यूनिट की। लर्निंग है, लर्निंग है, करें वर्किंग, 8वें यूनिट का टाइम बताएं, इंडिविजुअली करें। नहीं मेरा ख्याल है लिख के करें, आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ सेल प्राइस शायद बता रहा है, ठीक। थ्री पॉइंट जीरो फोर बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट करें आगे।
जी ठीक है फैसल। जी 3.04 आ गया ना? क्या है ये 3.04? 8 यूनिट का टाइम इनटू 15 रुपीज पर आवर ढूंढने के लेबर के रेट। 3.04 आवर्स है तो आवर्स इनटू रेट, आंसर आ गया 45.60। अप्लाई योर माइंड सर, टोटल कर दो 275.6। बोल दे नाम क्या है इसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट स्टेप कर दो 275.6 divided by 100 into 150, 413 something other point 4. What is this? Sale price according to this information. अगर 8th चेयर की लेबर कॉस्ट कंसिडर की जाए तो दिस विल बी द प्राइस, लेकिन क्या 7th चेयर की कॉस्ट डिफरेंट होगी? क्यों? उसका लेबर टाइम डिफरेंट होगा, ज्यादा होगी कम होगी, सोच कर उसकी लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी और देयरफॉर उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। पहले की सबसे ज्यादा क्यों होगी? सबसे ज्यादा क्यों होगी? उसमें सब 12 घंटे लग रहे होंगे, 12 से 3 आवर्स पे गेम आई, वहां से यहाँ। चलो आगे, एनी कंफ्यूजन इन दिस रिक्वायरमेंट है? बी डाटा पढ़े जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सर काइंडली बता दो, साथ मिल गया सर। नहीं फैसल, वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं होगी, ज्यादा होगी है। 1 to 7 की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी। लेबर कॉस्ट ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि लेबर आवर्स ज्यादा होंगे, लर्निंग से ऐसा ऐसा कम हो रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी। प्लीज दखल उलट क्या गए। The first phase of production has now completed for the new state। मेरे साथ पढ़ लेंगे। The first unit actually took, expected क्या था ढूंढने ऊपर 12 की बजाय, and the total time for the first 8 units was 21 यूनिट का टाइम बताया हुआ, 8वें का, 8वें का, पहले 8 का, पहले 8 का एवरेज टाइम बताया हुआ, पहले 8 का टोटल कम्युलेटिव टाइम बताया, at which point the learning effect come to an end। 8वें पे लर्निंग इफेक्ट खत्म हो गया। Share company are planning on adjusting the price to reflect the actual time it took to complete the। कंपनी हमारी प्लान कर रही है कि ये जो एक्चुअल टाइम लिया 8वें यूनिट ने, उसके हिसाब से हम अपनी प्राइस को एडजस्ट कर देंगे। एक मिनट रिक्वायरमेंट पढ़ लें जरा। कैलकुलेट द एक्चुअल रेट ऑफ लर्निंग and state whether this means that the labor force actually learned more quickly or less quickly than expected। पेज नंबर 213 निकालना है, 213 पेज पे ऊपर एक टेबल है और एक नीचे टेबल है। ऊपर वाला टेबल देख के बताएं, क्या आपको पता है कि लर्निंग रेट कैसे निकल आता है? अगर किसको किससे कंपेयर कर लिया जाए तो लर्निंग रेट निकल आता है। अगर डबलिंग पे आके प्रीवियस डबलिंग के साथ कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट को कंपेयर कर लिया जाए तो लर्निंग रेट निकल आता है। मसलन पहला निकला था शायद 12.72 डिवाइडेड बाय, सॉरी 17.2 डिवाइडेड बाय 20, आंसर इनटू 100, आंसर हमारा आ गया था। फिर अगली डबलिंग पे गए हम 2 से 4 वाली पे, वहां से भी रिवर्स हो सकता है लेकिन प्रीवियस के साथ, प्रीवियस के साथ या पहले के साथ, और फिर 8 पे जाके भी प्रीवियस के साथ ये लर्निंग रेट निकल आता है। लेकिन अगर डाटा आपको कंप्लीट डबलिंग्स का ना हो तो नीचे वाला एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, नीचे वाला आखिरी बॉक्स
फिर एक आर का फॉर्मूला हमने बनाया था, 1 से 8 तक आना कितनी दफा डबलिंग है? कैसे? 2, 4, 8, 3 दफा डबल होके 12, सॉरी 20 से 12 समथिंग रह गया था। तो यहां से एक इक्वेशन ड्राइव हो गई थी, क्या 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 क्या? फर्स्ट यूनिट का कम्युलेटिव एवरी टाइम इनटू हाउ मच टाइम द लर्निंग हैज अफेक्टेड इज इक्वल टू द टोटल जो टाइम, सॉरी कम्युलेटिव टाइम जो 8वें के सामने लिखा होता। तो 3 दफा लर्निंग हो गई थी, तो हमने एक इक्वेशन बना ली थी। इसको जरा जहन में रख के पेज नंबर 21 पीछे जाना एक जरा, पहला पेज कौन सा था? 209 पे जाके एंड में जो टेबल बना हुआ है, बल्कि आपने हाथ से भी बनाया था, उसको भी जरा रिवाइज करिए। ये 4 कॉलम जरा तरतीब से जहन में रखने हैं आपने। नंबर 1 यूनिट्स, नंबर 2 उस यूनिट का अपना टाइम, हर यूनिट का अपना अपना टाइम, जिसे कंसर्न टाइम ऑफ द यूनिट लिखा होता है, टाइम ऑफ द कंसर्न यूनिट। तीसरा कम्युलेटिव टोटल टाइम, और देन कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। लर्निंग निकलती है पहले और चौथे के साथ। ये दोनों चीजें ध्यान में रख के वापस आए और मुझे एक्चुअल लर्निंग रेट की वर्किंग पहले करवाएं 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 प्लीज, मैंने कहा करवाएं। पहले यूनिट का टोटल टाइम बताएं, बोर्ड पे देखें। क्या 12.5 ही कम्युलेटिव एवरेज टाइम भी होगा? और क्या 12.5 ही कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट भी होगा? देन और नीचे देखें, देन आपको 8 यूनिट्स का, तो 8वें का टाइम बताया हुआ है, 8 का बताया हुआ है, ये 8 का एवरेज टाइम बताया हुआ है। आपको थर्ड कॉलम की फिगर बताई हुई है 34.3, आपको ये बताई हुई है 34.3। इस थर्ड कॉलम का नाम क्या है? टोटल कम्युलेटिव टाइम ऑफ द यूनिट सो फार। 8 जो यूनिट्स बने उनका ये कम्युलेटिव टोटल टाइम है। क्या मैं पर यूनिट निकाल सकता हूँ? कैसे? 34.3 divided by is equal to 4.29. What is 4.29 पूरा? Cumulative every time of first 8 units. अब आखिरी कॉलम देखें, 12.5 किसका कम्युलेटिव एवरेज टाइम है? पहले का, एक का। और 4.29 8 का कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट आ गया है। दोबारा पेज नंबर 213 पे जाएं। अब ये वाला डाटा एज इट इज उसी तरह हो गया है, पेज नंबर 213 के जॉइंट पे देखा था। क्या इक्वेशन बना देंगे? बनवा दें। 12.5 इंटू आर कितनी दफा हुआ होगा? और जाने दे अब 4 दफा हो गया होगा। क्या अभी भी 8 तक ही आए हैं? और आर 3 टाइम्स होगी, कितना बन गया है? 4.29। एक्सप्लेन भी करें और काइंडली फाइनली सॉल्व भी करें। एक्चुअल लर्निंग रेट, जी बेटा बिल्कुल ठीक है, तकरीबन 70% समथिंग आएगा। इक्वेशन वाले फॉर्मूला कौन सा? वाई एक्स, मर्जी है आपकी, मेरे ख्याल ज्यादा टफ हो जाएगा। निकाल जा सकता है शायद, उससे एक्स को रख लें, लेकिन वो एक्स आएगा उसका आंसर। हाँ ठीक है, निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। नहीं करके देखे, मेरे ख्याल निकलना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली आप
जी सर, लर्निंग रेट क्या है? जी सर, लर्निंग रेट कैसे लोग कह रहे हैं? सॉरी, 1/3 सॉरी। 0.7, इन अदर वर्ड्स 70%। लेकिन रिक्वायरमेंट 1 अभी जारी ही है। पढ़े, फाइनल आंसर आ गया। कौन सा हिस्सा हो गया? एक्चुअल लर्निंग रेट तो हमने निकाल ली है। एंड स्टेट पढ़े जी। बताएं क्या ये लर्निंग एक्सपेक्टेशन से बेहतर है? एक्सपेक्टेड लर्निंग क्या थी? तो ये तो 70 आई। 70% लर्निंग इज बेटर देन 75। वाई 80% लर्निंग इज बेटर, 100%? वही 100% लर्निंग, 100% लर्निंग कब आएगी? नहीं, जीरो पे कोई नहीं है, ये भी जीरो पे नहीं है। 10 घंटे कम्युनिटी टाइम, आगे फिर 10 घंटे, 10/10 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो 100% मीन्स वी हैवंट लर्नड एनीथिंग। तो असल में इनवर्स हो रहा है सर, रिवर्स हो रहा है। 70% लर्निंग मीन्स कितने परसेंट लर्निंग हुई है? और 75% लर्निंग मीन्स एक्सपेक्टेड क्या था कि 75% मीन्स 25% लर्निंग होगी, और एक्चुअली लर्निंग कितनी है? एक इंग्लिश में सेंटेंस बताने एग्जामिनर को, ये बेटर लर्निंग। अंग्रेजी में भेजो, इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाए। एक्चुअल लर्निंग रेट इज, एक्चुअल लर्निंग रेट ऑफ, actual learning rate of 70% is better than expected learning rate of 75%। जी any confusion? जी इसका एक बी, दूसरा हिस्सा भी है जी, बी रिक्वायरमेंट का कंप्लीट वाइंड अप करना। ट्रांसलेट करें जी, फिर पढ़े क्या मांग रहा है। ब्रीफली एक्सप्लेन कह रहा है वेदर द एडजस्टेड प्राइस चार्ज बाय केचेयर कंपनी। बी पैराग्राफ, बी पॉइंट जो था उसका लास्ट लाइन देख लो। कंपनी का प्लान ये था कि जो एक्चुअल टाइम आएगा 8वें का, उसके मुताबिक अपनी प्राइस एडजस्ट करेंगे। तो कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द एडजस्टेड प्राइस चार्ज बाय द कंपनी विल बी हायर और लोअर देन द प्राइस यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। आपका क्या ज़हन कहता है? और आगे बल्कि वो क्या भी रहा है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेशन नहीं मांगा। जी बताएं जी, विदाउट कैलकुलेशन बता। लोअर बाय लर्निंग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुई है। एक्सपेक्टेशन से लर्निंग अगर ज्यादा है तो 8वें यूनिट को बनाने का टाइम कंपैरेटिवली कम होगा, और टाइम कम होने की वजह से लेबर कॉस्ट कम होगी, मटेरियल और ओवरहेड्स वही होंगे, और वेरिएबल कॉस्ट कम होने की वजह से सेल प्राइस भी कम हो जाएगी। लेकिन अपने आप को जरा तसल्ली दे दें, एक सेकंड वर्किंग करें जरा, व्हाट विल बी द रिवाइज एक्चुअल एडजस्टेड प्राइस बेस्ड ऑन 8th यूनिट। नहीं करनी, पूरी प्राइस बताओ कितनी प्राइस। नहीं कंप्लीट कर लें, मेरे ख्याल सही कह रहे हैं, लेकिन करना मतलब दोबारा डेटा ढूंढना। मटेरियल एंड वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? 230। लेबर कॉस्ट वाइज आएगी, रेट तो पता नहीं है, लेकिन अब बाहर से निकालना है। दोबारा वर्किंग होगी। अच्छा थोड़ा सा लिख के कैंडी किया करें, ठीक है कैलकुलेटर पे आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए एक्सप्लेन करें। ए लेंगे आप 12.5, एक्स क्या लेंगे? वही 8 और 7 पे वर्किंग होगी।
लेकिन बी का आंसर चेंज क्यों हो जाएगा? लॉग 0.7 डिवाइड बाय log 2। ये फार्मूला वैसे याद रखना है, बी का गिवन तो होता है लेकिन याद रखना है। 0.1515145। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अल्लाह करे एग्जामिनर दे दे, वरना मुझे खतरा ये है कि शाम तक आपने ये पूरा लिखते रहना। और अगर 3-4 ये वर्किंग्स हो गई तो अल्लाह रहम करे, दूसरा सवाल पर नजरना पड़ेगा। कंप्लीट किया करें, कंप्लीट करें। जब चीजें रिपीट हो रही हो तो पूरा अप्लाई करें माइंड। नहीं कंप्लीट करें, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आगे चलें, सही होगा मेरा ख्याल। करना क्या है, पूरी रिक्वायरमेंट देखें। रिवाइज प्राइस मांग रहा हूं। वंस अगेन आपको 8 यूनिट का टाइम चाहिए। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.1 15 14 156 16 19। ठीक है जी, ठीक। टाइम ऑफ 8 यूनिट, ये 2.14 समथिंग आ गया। 5 है, 4 है? 5 है सर। पहले टाइम क्या आ रहा था? एक्सपेक्टेड ऊपर ढूंढे जरा, एक्सपेक्टेशंस की बेस पे टाइम क्या था? तो ठीक ठाक टाइम कम है यार। 2.1 5 आवर्स, 2.15 आवर्स इंटू 15 रुपीज पर आवर। आंसर आ गया 32.25। टोटल 262.25। करें, फाइनल करें। 262.25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 150 393.4। क्या चीज प्रूव हुई है जी? क्या कम होने से क्या कम होके क्या हुआ है? इंक्रीमेंटल टाइम ऑफ 8 यूनिट कम होने की वजह से लेबर कॉस्ट कम हुई है, उससे फिर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कम हुई, वेरिएबल सॉरी कॉस्ट कम हुई है, जिससे फिर सेल प्राइस कम हो गई। एक सेकंड जरा ढूंढे, आपके पास इसका आंसर होगा एक बी पार्ट का, जरा एक आध पेज आगे जरा उसको जरा पढ़िएगा जरा। इसमें कुछ फिगर्स आ रही है जो आपने सॉल्व की हुई? जी ऐसे ही। वेरिएबल ओवरहेड्स का भी अगर पता होता है कि वो लेबर आवर्स की बेस पे है तो यकीनन उन्होंने भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना था। ये पढ़ लिया? पढ़ ले, पढ़ ले। जी एनी कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें ना डेफिनेटली एक और पॉइंट भी जरा नोट करें जरा, इसका अपना पूरी पार्ट ए का आंसर ढूंढना जरा।
पार्ट ए के आंसर में आपकी प्राइस क्या थी? इधर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें बीच में जरा, डिफरेंस का जरा प्रॉफिट सॉरी मेरा ख्याल करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन 1 बेटा बता दो यार, 137.8 रिवाइज सिचुएशन में करें 131.15। अच्छा इसमें भी एक मिनट परेशानी वाली बात नहीं है, यकीनन हम सस्ता बेच सकते हैं क्योंकि हमारा खर्चा कम है, लेकिन ये बहरहाल कोई भी नहीं कह रहा कि आप सस्ता बेच दें। क्या वही सेम यूनिट है जो 393.4 पे भी बेच के आप 50% कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है, कंट्रीब्यूशन कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो ये नहीं कहा जा रहा, यहाँ ये बात नहीं हो रही कि हाँ आप इतने पे बेचें, लेकिन सवाल क्या है कि अगर 50% कंट्रीब्यूशन ही कमानी है तो कितने पे बेच सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप कितना और भी कमा सकते हैं अगर चाहें तो। और डिफरेंस ले रहा 262 लिखा है कैलकुलेटर पे 262.25 और माइनस करने जरा 413 से 413 समथिंग आया था। क्या अभी भी अगर आप चाहें तो उसी प्राइस पे बेच सकते हैं, लेकिन ज्यादा कमा सकते हैं। परसेंटेज 50% अगर आप रखना चाहते हैं तो उसकी वजह से आपकी कंट्रीब्यूशन कम क्यों हुई है? क्योंकि कॉस्ट कम हुई है, तो अकॉर्डिंगली उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन भी कम हुई है। लेकिन अगर आप अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं कम करना चाहते तो क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस होगी? तो आप अगर उसी प्राइस पे बेचें, किस प्राइस पे आप बेच सकते हैं, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लें। वही यूनिट पहले कितने का बन रहा था, एक्सपेक्टेड क्या था ढूंढे 275, लेकिन अब कितने का बन जाएगा 262.25। तो उसी पे अगर आप बेचना चाहें तो शायद बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ परसेंटेज कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आप कितने पे भी देर पर बेच सकते हैं, 393 पे भी बेच सकते हैं। ये अब डिपेंड करेगा कि आप कम प्राइस पे बेच के अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, ये भी हो जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपनी प्राइस को कम ना करना चाहते हो क्योंकि आप जिस वॉल्यूम पे हो उससे ज्यादा आपको बढ़ने का चांस ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह भी बात नहीं जानी चाहिए कि अल्टीमेटली हमारी अगर सेल प्राइस कम हुई है तो हमारी कंट्रीब्यूशन कम हो गई है। तो ये हमारे से सिर्फ एक वर्किंग रिक्वायर्ड है, फाइनल डिसीजन फिर मैनेजमेंट करेगी कि क्या प्राइस को अकॉर्डिंगली अब एडजस्ट करना है, ये वो सेम प्राइस पे बेचना है। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई? कोई और कंफ्यूजन जहन में आती है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? जी सर, एक क्वेश्चन जरा ढूंढेगा पेज नंबर थोड़ा सा आगे, बल्कि पहले एक घर के लिए होमवर्क रख लेंगे। वो क्या बन रहा है ओवरहेड्स के सवालों का? नहीं शुरू हो रहे हैं कि नहीं? एंड तो चले देख लेंगे, उसमें कोई एक आध जगह टॉरेंस में मेरा ख्याल मसला आया कहीं, चले नहीं आया तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आगे हो, देख लेंगे उसे। लेकिन आज एक किस्सा करें, पेज नंबर 382 पे, एक मिनट, पेज नंबर 382 अपनी तरफ से कैंडी जरा कंप्लीट करते रहे यार। एक रिंग के नाम से क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का, लेकिन इसको एज इट इज स्टार्ट करने से पहले आपने ढूंढना है जरा, ग्लोबल के नाम से एक सवाल था, मेरा ख्याल है कि पेज नंबर सुबह मुझे बताया था 82 शायद, देखिएगा जरा 82, नहीं ग्लोबल आ गया छोड़ा, पेज नंबर 82 पे ग्लोबल है और 107 ढूंढे। वन 107 पे गौरी है, ये क्वेश्चन जो रिंग वाला है 382 पेज पे, ये उसी डिसीजन मेकिंग के हवाले से है। तो पहले अगर एक नजर 82 पेज पे और 107 पेज पे थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाएगा तो मेरा ख्याल है बहुत से पॉइंट्स और शायद इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आज देने की वजह ये है कि इसमें एक तो लर्निंग कर्व है जिसका मेरा ख्याल होपफुली अब आपको रीजनेबल आइडिया हो गया, और सेकंड इसमें एक लॉसेस वही आने हैं दोबारा, वही 10% 20% इनपुट का लॉस वगैरह।
तो आप काइंडली इस तरह की चीजें, मेरा नहीं ख्याल इसमें शायद एक पॉइंट ऐसा है जो मुझसे जरा डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, बाकी एक सीरियस एफर्ट होनी चाहिए। तो आज जरा ये रख लें, कौन सा क्वेश्चन करने के बाद इधर आना आपने। डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड नहीं है कि 87 107 आप दोबारा सॉल्व करें, लेकिन कम से कम मेन पॉइंट सारे ज़हन में फ्रेश होना चाहिए, खासतौर पर जो आइडल टाइम वगैरह इसमें आया था वो वाली गलतियां अगर रिपीट ना हो। मीनवाइल आ जाए, अभी टाइम है, कुछ और कर लेते हैं। वापस आने जहां थे, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट करिए पेजेस। ये कौन सा पेज था आपके पास, इस पर अभी लेबर में थे आप? 230 239, थोड़ा सा पीछे शायद आना, पेज नंबर 223 पे। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 नीचे लिखा होगा। ये कुछ बोनस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि क्या एम्प्लॉइज को बोनस दिया जाए, फेवरेबल होता है देना, उसका फायदामंद है या नहीं है। तो पेज नंबर 223 पे जरा एक क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, मैं सब लेबर से रिलेटेड ही फर्दर बहस है। जी रेडी? आईबी कंपनी के नाम से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 223। IB company, a manufacturer and supplier of specialized equipment, is currently engaged in producing the new equipment. The company has been producing 150 units per week of new product. Factory overheads all fixed, 12,000 per week. Following is the schedule of pay rates of 3 workers: Sami, Ali, Parvez. Hourly rate 60, 80, 70 rupees per hour. Customers have been calling in for additional units, but management doesn't want to work more than 40 hours per week. ये 40 आवर्स बार बार रिपीट होगा, ये इन क्वेश्चंस में लिखने की भी जरूरत नहीं, आगे अभी आ जाएगा। वैसे इट इज अस्यूम के हर दिन 8 घंटे काम होता है और हफ्ते में 5 दिन काम होता है, 2 दिन हफ्ते में सैटरडे संडे ऑफ किया जाता है। ये अकाउंटेंट्स की बात नहीं हो रही। तो ये 40 कैसे बना हुआ है? हर दिन के 8 घंटे और हफ्ते में 5 घंटे अज्यूम हुए। तो मैनेजमेंट बस कितना टाइम काम करना चाहती है? 40 घंटे। लेकिन फर्स्ट लाइन इससे पीछे जो आई थी, कॉस्ट कस्टमर्स की मोर यूनिट्स के लिए और यूनिट कि 40 घंटों से ज्यादा काम ना ही किया जाए। तो मोटिवेटेड वर्कर, अब मैनेजमेंट फिर मोटिवेट करना चाहती है ताकि वो एग्जिस्टिंग टाइम में ही ज्यादा यूनिट्स बना लें, लोग भी सर्व हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम भी ना लगाना पड़े। तो टू मोटिवेट इट्स वर्कर द कंपनी डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिव वेज प्लान। अंडर द प्लान, समझ आ रही प्लीज क्या हो रहा है? ईच वर्कर वुड बी पेड अ बेस रेट पर आवर एज शोन इन द फॉलोइंग स्केड्यूल। नीचे अगला पेज पे स्केड्यूल बना हुआ, लेकिन साथ एक और चीज भी, एंड अ प्रीमियम ऑफ 10 पर यूनिट। अब ये प्रीमियम ऑफ 10 पर यूनिट का क्या मतलब होगा? extra amount of bonus of 10 per unit when the total number of units exceed 150 on all units produced by employees. क्या मतलब? ये कब मिलेगा बोनस? अगर 150 यूनिट से ज्यादा बनेंगे तो बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस फिर क्या सिर्फ इजाफी यूनिट्स पे मिलेगा
या सारों पे मिलेगा? पढ़े 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 पढ़े। देखिए ये भी मैनेजमेंट की पॉलिसी हो सकती है कि उसने सिर्फ इजाफी पे देना है या सारों पे देना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उसने सारों पे देना। इट मींस अगर 150 से ज्यादा फॉर एग्जांपल 155 यूनिट्स बन गए तो 5 यूनिट्स का प्रीमियम दिया जाएगा या पूरा 155 भी दिया जाएगा। ब्रैकेट पढ़ने दोबारा, ऑन ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉय। ये भी हो सकता था ऑन एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉय, लेकिन ऑन ऑल यूनिट्स है। लेकिन वो मिलेगा कब? अगर 145 यूनिट्स बनेंगे तो फिर किसी पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 151 बन गए तो फिर सब पे मिलेगा। ये मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनाएगी। लेकिन एक पिछले पेज पर वापस जाए, आखिरी लाइन पढ़ रहे थे, अंडर द प्लान बेस रेट, आखिरी लाइन, एक फॉलोइंग स्केड्यूल, वो फिर नेक्स्ट पेज पे आ गया। अली, समी और परवेज का फिर रिवाइज बेस रेट होगा 35, 55 एंड 45। ये समझ रहे हैं बेस रेट, ये को बेसिक सी सैलरी सॉर्ट ऑफ। कितना तो इन्हें दिया जाएगा 35, 55, 45। दोबारा पिछले पेज की लास्ट लाइन में जाएं, पर यूनिट दिया जाएगा, पर आर दिया जाएगा। ये तो पर आर ही दिया जाएगा, लेकिन जो प्रीमियम है वो पर यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। बेस रेट पर आर ही है, लेकिन प्रीमियम पर यूनिट के एंगल से है। एक पैराग्राफ और है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज टू 165 यूनिट्स। कितने की बजाय? पिछला पेज देखें दोबारा, कितने बन रहे थे, लेकिन इस प्लान की वजह से क्या हुआ 165 यूनिट्स बन गए। सुपरवाइजर स्टडी द रिजल्ट एंड कंसिडर द प्लान टू कॉस्टली। बीच में सुपरवाइजर साहब आ गए, उन्होंने कहा ये तो बहुत महंगा पड़ गया। प्रोडक्शन इज इंक्रीज 10%। बताएंगे उसने 10% कैसे कैलकुलेट किए? ठीक है, लेकिन दोबारा कोई और आवाज। 165 नहीं, वो तो 110% बन जाएगा ना। 165 बने हैं, 150 की बजाय मींस 15 इजाफी बने हैं, डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। 15 इजाफी बने हैं 150 की जगह, 150 में 15 और हो गए। ये वैसे टोटल करके अगर देखा जाए तो कितने परसेंट बने हैं? 110% बने, तो 10% इंक्रीमेंटल हो गए। 150 बनते हैं लेकिन 15 और बन गए, विच मीन 10% प्रोडक्शन में इजाफा। एक वर्किंग के साथ मैंने वर्किंग कैसे की? 165 माइनस 150 मैंने क्या निकाला? इंक्रीज निकाला ना, इंक्रीज डिवाइडेड बाय जो बन रहे थे उसकी बेस पे जी। डेफिनेटली 150 से 165 15 इजाफी बने, सीधे भी वर्किंग हो रही है। नहीं, मैंने सिर्फ वर्किंग लिखने की कोशिश की है, वरना 110 तो मेरा ख्याल इजी है। 110 हो गए हैं, 10% एक्स्ट्रा बने, लेकिन अगर वो 10% की वर्किंग करना चाहें तो 15 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 होगा। दोबारा सेंटेंस शुरू करें। सुपरवाइजर स्टडीड द रिजल्ट्स एंड कंसिडर्ड द प्लान टू कॉस्टली। प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड 10%, but the labor cost has increased by approximately, कहते हैं जी प्रोडक्शन सिर्फ 10% बढ़ी है, लेकिन लेबर कॉस्ट में जो इंक्रीज है 123.2% हो गया है एज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल लेबर कॉस्ट। इसकी भी वर्किंग होनी है। नेक्स्ट में कहता है द सुपरवाइजर रिक्वेस्टेड परमिशन टू रीडिजाइन द प्लान इन ऑर्डर टू मेक द लेबर कॉस्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनेट टू द। अब सुपरवाइजर साहब कहते हैं जी कि उसे उन्हें परमिशन दी जाए ताकि वो क्या कर सकें, 10% अगर प्रोडक्शन बढ़ी है तो लेबर कॉस्ट में भी 10% ही इजाफा होना चाहिए था। किसमें कितना इजाफा हुआ है? प्रोडक्शन में 10% हुआ है, लेकिन उसे कंसर्न ये है कि लेबर कॉस्ट में 23.2% कंपेयर टू द प्रीवियस कॉस्ट इजाफा हो गया है। हाँ, रिक्वायरमेंट पहले देखने पर वर्किंग होनी है। नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है रुपये अमाउंट बताएं ऑफ 23.2% लेबर कॉस्ट इंक्रीज। क्या मतलब? ये जो 23.2% कैलकुलेट हुआ है, ये किन अमाउंट से कैलकुलेट हुआ? क्या सोचा जा सकता है वैसे कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? अगर आपके सामने रिवाइज कॉस्ट आ जाए और ओरिजिनल कॉस्ट आ जाए तो उसमें कितने परसेंट इजाफा आया होगा? अगर ये परसेंटेज ठीक है तो 23.2% इजाफा आया होगा। फिर एक बी वर्किंग भी है, ब्रैकेट में वैसे पढ़ना है। सिंपली इसका मीनिंग है कि कंपैरिजन करेंगे आप न्यू और ओल्ड स्कीम की कॉस्ट में। अरे वर्किंग लिख के करना, बी रिक्वायरमेंट बाद में देख लेते हैं।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन अब इसमें ऐसा कोई लर्निंग कर्व नहीं है, और ना ही ये कहा जा सकता है कि ये कोई अलग से कोई टॉपिक है। एक प्लान्स दिए होते हैं, आपने उन्हीं प्लान्स को इंग्लिश में पढ़ के बस अप्लाई करना। तो 2-3 क्वेश्चन जरा मेरे साथ ये भी जरा अच्छी तरह समझ के करना। ये आईबी कंपनी, एग्जिस्टिंग कॉस्ट, एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट, रिक्वायरमेंट वैसे क्लियर होगी। ये पढ़ के दोबारा बताएं जरा क्या लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट है, अपने लफ्जों में बताएं क्या मांग रहा है। ये जो 23.2% है, इसकी अमाउंट बताएं रुपयों में, वही हम निकाल रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इंशाल्लाह, हमारे पास रुपीस में इंक्रीज की अमाउंट आ जाएगी। कैसे वर्किंग करूँ जी एग्जिस्टिंग? कितने वर्कर्स हैं? समी, अली, परवेज। एग्जिस्टिंग लेबर को पेमेंट कैसे हो रही है? आर्ली। ढूंढ के बताएं हर एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेगा। 40 इंटू 60 करेंगे तो समी का खर्चा आ जाएगा लेबर का। 40 इंटू 80 एंड प्रवेश 40 इंटू 70 या 70 इंटू 40 एज यू लाइक। आवर्स इंटू रेट कर रहा हूँ। हर एम्प्लॉय ने अपने अपने 40 आवर्स लगाने या इकट्ठे लगाने? क्या आप सब ने अपना अपना 1.5 घंटा आज क्लास में लगाया? बल्कि 2.25 घंटे लगा दिए हैं यार वहां से। क्या ये जो टाइम आज क्लास का है ये सब पे डिवाइड होगा, या हर बंदा ये कह के उठेगा कि मैंने अपना अपना 1.5 1.5 2 घंटे लगाए हैं? अपना अपना, वरना अगर ये डिवाइड हो गया तो किसी के हिस्से में 2 मिनट आने हैं, किसी के हिस्से में ज्यादा भी आ जाने, हालांकि वो टाइम था नहीं उसका, एवरेज हो जाना है टाइम। ये आंसर बताइए। 2400, 3200 and 2800. What is 8400? What is total? What is the meaning total? Existing labor cost. Existing situation में प्रीमियम नहीं है, और रिवाइज सिचुएशन में यार, तो ये तो एग्जिस्टिंग खर्चा था। आए रिवाइज खर्चा समी का करवा दें। अली परवेज फिर आप खुद ही कीजिएगा। समी, हमारी क्लास में भी कोई समी है? कोई नहीं, सब समी समझे अपने आप को। समी, रिवाइज सिचुएशन में कितने पैसे मिलेंगे समी को? कितने आवर्स काम करेगा? जी समी, आज तो 40 होंगे यार, लेकिन अब उसका आर्ली रेट क्या हो गया है? 35। ठहरे ठहरे 1 मिनट पूरी करवाएं जरा वर्किंग। 40 कहाँ से ले रहा हूँ? आज 35 के है रेट पर आर, कहाँ से आया 35? नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। लेकिन क्या बोनस भी मिलेगा, प्रीमियम भी मिलेगा? कितनी प्रोडक्शन हो गई है? इजाफी यूनिट्स में मिलेगा या सारे यूनिट्स में मिलेगा? 165 इंटू 10। रेट आर्ली है, आर्ली रेट 35 है, और प्रीमियम पर आर नहीं है, पर यूनिट है। एक आंसर बता दें। 3050। समझ आ गया? करें बाकी अरियन प्रवेश। पर आर पर यूनिट ये तो फिक्स ही होते हैं यार। तो इस रिवाइज प्लान में 35 हो गया यार, जानते हो यार। अंडर द रिवाइज्ड प्लान लास्ट लाइन फॉलोइंग स्केड्यूल।
जी एली 40 इंटू 35 सॉरी 55 रेस डिफरेंट है प्लस 165 इंटू 10। यार ये प्रीमियम सबको ही मिल रहा है, वो क्यों? ये 165 यूनिट बनाए, हर एक ने बनाए। लग ये रहा है कुछ चीजें तो यकीनन ऐसी हो सकती हैं जो इंडिविजुअली बनाई जा रही हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बन रही है, उसको पेंट वाले और होंगे, असेंबलिंग वाले और होंगे, टायर्स वाले में भी और हों, तो एक यूनिट समटाइम्स एक से ज्यादा लोग मिलके भी बना सकते हैं। तो वहां यहाँ जो 160 गिवन है, जरा ढूंढे जरा कहाँ है 160 165। ये लग रहा है इस डाटा से कि शायद सब ने मिलके बनाए हैं, देख लग रहा है। भी वो भी किया जा सकता है, लेकिन एक वर्किंग करना ना एग्जैक्टली आ जाएगा आंसर। लेकिन जरा ये पता चलेगा ना कि कैसे मतलब ये आया, वो ठीक है, वो भी हो सकता है। ये 165 इंटू 10 समझ आ गया दोबारा? परवेज कैसे किया? 40 इंटू 45 प्लस 165 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये दोनों के आंसर्स बताइए। 3850 3850 एंड 3450 10350। चले जी वो परसेंटेज ही कंसाइल करेंगे, सिंपल वर्किंग है, काइंडली सोचा करें इसे। रिवाइज भी है, एग्जिस्टिंग भी है, चेक करें क्या वाकई इस कॉस्ट में 23.2% अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज आया है। डिफरेंस आ जाएगा 1950। तो आंसर फाइनली कैसे सॉल्व हो जाएगा? 1950 डिवाइडेड बाय 8400, ऐसे ही हो गया, इनटू 100। अप्रोक्सीमेटली आंसर इज, क्या चीज किसके मुकाबले में कितने परसेंट बढ़ी है? लेबर कॉस्ट, हाँ जी वो 10% तो, लेकिन ये मतलब ये जो इस वक्त हम वर्किंग कर रहे हैं, क्या चीज किसके मुकाबले में कितने परसेंट बढ़ी है? रिवाइज कॉस्ट एग्जिस्टिंग कॉस्ट के मुकाबले में 23.2% बढ़ी है। तो सुपरवाइजर साहब का कंसर्न क्या है जी? कि प्रोडक्शन सिर्फ 10% बढ़ी है और जो लेबर की कॉस्ट है उसमें 23.2% इजाफा हुआ है। तो कंसर्न उनका ठीक है, चाहते वो क्या है कि इसे प्रोपोर्शनेट रखा जाए, लेकिन फिलहाल इस प्लान के मुताबिक वाकई लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर्ड विद प्रोडक्शन जो सिर्फ 10% बढ़ी थी। कंप्लीट कर लें, फिर पार्ट बी भी वो भी कर लेते हैं, टाइम बच गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से वर्किंग लिख ली या आप लोगों ने कंप्लीट कर ली थी? फिगर समझ आ गई? पार्ट भी पढ़ेंगे। आपसे वो ओपिनियन मांगा जा रहा है, एन ओपिनियन सपोर्टेड बाय फिगर as to whether supervisor was correct in assuming that incentive wage plan was too costly and a discussion of other factors to be considered। अगर सिर्फ इसे आइसोलेशन में देखा जाए लेबर कॉस्ट के एंगल से, तो यकीनन लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ी हुई लग रही है, लेकिन शायद इसे आइसोलेशन में देखना मुनासिब नहीं है। एक फिक्स कॉस्ट ढूंढने के बीच में एक 12,000 की फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल वही रहना है? तो क्या ज्यादा यूनिट्स बनने की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा तो नहीं हो जाना है? तो आइए एक पार्ट बी की वर्किंग करा। तो लेबर कॉस्ट आइसोलेशन में कभी भी नहीं देखनी चाहिए, साथ उसके ओवरहेड्स भी कंसिडर होने चाहिए, और फिर शायद कोई फाइनल डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन कन्वर्जन कॉस्ट रादर देन ओनली
लेबर कॉस्ट, मतलब मेरी इस बात का क्या है, टोटल लेबर कॉस्ट क्या थी, जस्ट एक मिनट एक मिनट एक छोटी सी पहले वर्किंग करवा दीजिए कंप्लीट। ओरिजिनल लेबर कॉस्ट, रिवाइज लेबर कॉस्ट, या ओरिजिनल कॉस्ट, रिवाइज कॉस्ट। जी, ओरिजिनल लेबर कॉस्ट क्या थी, 8400, रिवाइज सॉरी फिगर लिखवा दें यार, 10350। ओवरहेड कॉस्ट, ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट 12000, रिवाइज बताएं 12000, ये तो सेम ही रहेगा। टोटल किस किस का सम कर रहा हूं, लेबर और फिक्स कॉस्ट पहले देख लिया करें, टोटल करें 20400 एंड 23050। तो यहां तक तो यकीनन रिवाइज टोटल कॉस्ट ज्यादा है। यूनिट्स बताएं, यूनिट्स 150 और यहाँ 165। वर्किंग करवा दें, कन्वर्जन एक वर्ड यूज करना लगाओ, कन्वर्जन कॉस्ट कैसे आते हैं, लेबर ओवरहेड्स, अब यकीन यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं है, लेकिन एक कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करवाएं। कैसे फिगर्स बोलनी है आपने, 20400 डिवाइड बाय 150 एंड दूसरी 23350 डिवाइड बाय 165। फिगर दिखवा दें यार, 22350 पर यूनिट्स बता दें, 136 अप्रोक्सीमेटली एंड 135.4। आइए यहां तक फिर फाइनल फैसला करते हैं। जी फिगर्स देख के कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। रिवाइज सिचुएशन तो बहुत बड़ा फर्क तो शायद नहीं है, लेकिन नंबर एक कुछ ना कुछ तो है। क्या कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है, क्या कॉस्ट पर यूनिट कम होने से अगर आप एग्जिस्टिंग सेल प्राइस पे भी बेच देंगे, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी पर यूनिट, बढ़ जाएगी सर, लेकिन अदर फैक्टर्स भी कुछ कह रहा है। पहली बात तो ये समझ आ गई हुआ क्या, वैसे ये हुआ क्या, लेबर कॉस्ट तो बढ़ी है, लेकिन ज्यादा यूनिट्स बनने की वजह से फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट रिड्यूस हो गया, उससे फिर ओवरऑल हमारी कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो गई। लेकिन अदर फैक्टर्स भी वो कहता था रिक्वायरमेंट पड़े था कुछ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में नंबर एक पिछले पेज पे, फर्स्ट पेज पे, एक तो बेनिफिट ये है कि कस्टमर सर्व हो जाएंगे, उन्हें ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। दूसरा फिलहाल तो शायद टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग का इफेक्ट भी आ सकता है। तो कॉस्ट जो सेविंग है वो फिलहाल तो इतनी मेजर नहीं है तो सही, लेकिन मेजर नहीं है। लेकिन इसका एडवांटेजेस के अगर एंगल से देखें, अदर फैक्टर्स अदर देन द कॉस्ट, तो एक तो कस्टमर्स टाइमली सर्व हो जाएंगे, ज्यादा कस्टमर्स हमारे सर्व हो जाएंगे, फ्यूचर में और ज्यादा ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है। और फिलहाल तो शायद कॉस्ट कम है, सॉरी फिलहाल तो कॉस्ट अभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ज्यादा यूनिट्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए तो उनकी लर्निंग हो जाने की वजह से फ्यूचर में लेबर टाइम फर्दर सेव होने का भी एक चांस रहेगा। जब मैंने बातें आपके सामने की हैं तो पेज नंबर 227 पेज बनाए, जरा एक नजर यहाँ से पढ़ भी ना, अगर कुछ लिखना पड़ जाएगा भी।
ये जो आखिरी पैराग्राफ लिखा हुआ है 227 का, बल्कि पहले इस तरह करें, ये पेज नंबर 227 के स्टार्ट पे जाएं, पेज नंबर 227 के स्टार्ट पे जाएं और एक पैराग्राफ पहले वहां पढ़ें। टू असेस प्रॉपरली द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू प्लान, इट इज नेसेसरी टू एनालाइज its effect on conversion cost and not just the direct labor cost. Although direct labor cost may rise, this increase may be more than offset by distributing the overheads over a large volume. समझ आ रही है वर्ड्स? देन फिर एक नीचे टेबल है जो अभी आपने बनाया, उसके एंड में आ जाए, टेबल के एंड में एक पैराग्राफ और पढ़ें। द डिक्रीज इन कन्वर्जन कॉस्ट इज मिनिमल समझ जाएंगे। However, the fact that the customers can be served sooner might be worth the additional labor cost. Based on learning curve theory, the productivity of the worker might increase sufficiently to reach a satisfactory output and cost level. ब्रैकेट में लिखने in future. फिलहाल तुम्हें लग रहा है कि शायद इतना इजाफा नहीं हुआ यूनिट्स में जितना खर्चे में इजाफा हो गया, लेकिन आहिस्ता 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 अगर लर्निंग कर्व डेवलप हो गई तो कॉस्ट में फर्दर सेविंग भी शायद हो जाए। तो क्या वेज प्लान, रिवाइज वेज प्लान अडॉप्ट कर लेना चाहिए? थोड़ा सा खर्चा भी बच रहा है और उसके फिर अदर बेनिफिट्स भी मौजूद हैं। कोई एनी कंफ्यूजन डिफाइन? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन प्लीज मैं कुछ दिनों से मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साथ साथ दूर सही तरह से फाइनल करनी है। चले फिर आज मेरे ख्याल इतना काफी, एक और क्वेश्चन करें लेकिन कल करते हैं। घर के लिए क्या है जी आज? मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आप ओवरबर्डन ना हो, और आपकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि साथ साथ अपने तरफ से काम होते जाए, पॉइंट्स नोट करते रहिएगा, कुछ ना कुछ टाइम फिर इंशाल्लाह निकाल लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा? अल्लाह हाफिज़।